हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं मोटिवेशनल स्टोरीज़ की सीरीज़। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो शुरू करते हैं कहानी नंबर 1। कहानी का नाम है हौसलों की उड़ान। मुंबई के एक पार्क में एक लड़का उदास बैठा सोच रहा था। वो किसी बात को लेकर बहुत दुखी था। बीच बीच में वह रोने लगता और फिर कुछ सोचने लगता। तभी एक बुजुर्ग पास में आकर बैठा और उदासी का कारण पूछा। लड़के ने बताया कि वह बहुत परेशान है। मैंने एक व्यवसाय किया था जिसमें मुझे 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब मेरे ऊपर 10 लाख रुपए का कर्ज है। मेरा मकान भी गिरवी पड़ा है। मेरी बूढ़ी माँ बीमार है। ऐसा लगता है कि दुनिया भर की परेशानी भगवान ने मुझे ही दे दी। समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूँ। बुजुर्ग ने उसकी बात ध्यान से सुनी। फिर उसने अपने बैग से एक चेक निकाला और बोला, चलो मैं तुम्हारी परेशानी को दूर कर देता हूँ। मेरा नाम जमशेदजी टाटा है और मैं एक भारत में एक सबसे धनवान व्यक्ति में से एक हूँ। ये लो, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए का चेक दे रहा हूँ। तुम इससे अपनी परेशानी को दूर कर सकते हो और फिर पैसा कमाकर 1 साल में मुझे वापस दे दो। मैं तुमको अब से ठीक 1 साल बाद यहीं मिलूँगा और अपने पैसे ले लूँगा। इतना कहकर बुजुर्ग वहाँ से चला गया। लड़का सरप्राइज रह गया, जैसे कि वह कोई सपना देख रहा हो। पल भर में उसकी सारी परेशानियां दूर हो चुकी थी। वह जमशेद जी के नाम से तो परिचित था ही, पर कभी देखा नहीं था। तो उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इतनी बड़ी रकम किसी अनजान व्यक्ति को कैसे दे सकता है। उसने सोचा कि वह अनजान व्यक्ति मुझ पर भरोसा कर सकता है, तो मैं खुद पर भरोसा क्यों नहीं कर सकता। अब उसने निश्चय किया कि पहले तो वो चेक इस्तेमाल ही नहीं करेगा। पहले वह अपना पूरा प्रयास, पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से करेगा। यदि वह अपने प्रयास में असफल रहा तभी वह चेक का इस्तेमाल करेगा। उसने चेक को अलमारी में एकदम सुरक्षित रख दिया। अपने काम में पूरी लगन से लग गया। अब उसके सर पर एक ही जुनून सवार था, किसी तरह से 1 साल के अंदर कर्ज को चुकाना है और खुद को उसी स्थिति में लाना है। उसकी मेहनत रंग लाई। साल भर में वह न केवल कर्ज को चुका पाया बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधार लिया। ठीक 1 वर्ष बाद उसी तारीख को उसी चेक को लेकर वह पार्क पहुंचा और बुजुर्ग का इंतजार करने लगा। तभी वो बुजुर्ग आते दिखे। लड़के ने बहुत सम्मान से अभिवादन किया और चेक बढ़ाकर कुछ कहना चाहा। तभी एक नर्स आई और बुजुर्ग को पकड़कर ले जाने लगी। लड़के ने नर्स से पूछा कि क्या हुआ। नर्स ने कहा कि यह एक पागल व्यक्ति है, दूसरे को अपना जमशेद टाटा बताता है और खुद देश का सबसे बड़ा उद्योगपति समझता है। बार बार पागल खाने से भाग जाता है। यह सुनते ही लड़का अवाक रह गया। जिस चेक ने उसके सोए हुए आत्मविश्वास को जगा दिया और जिसकी बदौलत उसने फिर से अपना कैरियर बना लिया और अपना पूरा कर्ज चुका लिया, वो चेक फर्जी था। थैंक यू। कहानी नंबर 2, समस्या का समाधान। किसी शहर में एक व्यक्ति था। वह हमेशा ही बहुत दुखी रहता था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उससे दुखी व्यक्ति संसार में और कोई है ही नहीं। जब भी कोई उससे बात करता तो वह अपनी समस्याओं का बखान करने लगता। थोड़ी देर में साथ वाला व्यक्ति उठकर चला जाता तो इस बात से वह और भी परेशान हो जाता। उसकी बात कोई सुनने वाला ही नहीं है। तभी उसे पता चला कि शहर में कोई महात्मा आने वाले हैं जिसके पास सभी समस्याओं का समाधान है। यह जानकर वह महात्मा के पास पहुंचा। उस महात्मा के साथ
हमेशा एक काफिला चला करता था जिसमें कई ऊँट भी थे। महात्मा के पास पहुंचकर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हो। मैं बहुत दुखी व्यक्ति हूँ। मेरे इर्द गिर्द हमेशा बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। एक को सुलझाता हूँ तो दूसरी पैदा हो जाती है। मैं अपनी आप बीती किसी को सुनाता हूँ तो कोई सुनता ही नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी मतलबी हो गई है। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। महात्मा ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, भाई मैं अभी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, परंतु कल सुबह मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। इस बीच तुम मेरा एक काम कर दो। मेरे ऊँटों की देखभाल करने वाला व्यक्ति बीमार हो गया है। आज रात तुम इनकी देखभाल कर दो। तो आदमी बोला, कैसे? तो महात्मा जी ने कहा, जब सभी ऊँट बैठ जाएं तब तुम सो जाना। इनकी रखवाली तुम्हें करनी है। मैं तुमसे कल सुबह बात करूँगा। अगले दिन महात्मा ने उस आदमी को बुलाया। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। महात्मा ने पूछा, तो बताओ कल रात तुम्हें नींद कैसे आई? व्यक्ति बोले, गुरुजी, मैं तो पूरी रात सोया ही नहीं। आपने कहा था जब सभी ऊँट बैठ जाएं तब सोना, पर ऐसा हुआ ही नहीं। जब भी कोशिश करके एक ऊँट को बिठाता, दूसरा खड़ा हो जाता। सारे ऊँट बैठे ही नहीं, इसलिए मैं रात को सो ही नहीं सका। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि इतने ऊँट एक साथ कभी नहीं बैठ सकते, फिर भी मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा। यह सुनकर व्यक्ति क्रोधित हो गया और बोला, महात्मा जी, मैं आपसे हल मांगने आया था, पर आपने भी मुझे परेशान कर दिया। महात्मा बोले, नहीं भाई, दरअसल यह तुम्हारी समस्या का समाधान है। संसार के किसी भी व्यक्ति की समस्या इन ऊँटों की तरह ही है। एक खत्म होगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी, दूसरी खत्म होगी तो तीसरी खड़ी हो जाएगी। अतः सभी समस्याओं के खत्म होने का इंतजार करोगे तो कभी भी चैन से नहीं जी पाओगे। समस्याएं तो जीवन का एक अंग है। इसे महसूस करते हुए जीवन का आनंद लो। जीवन में सहज रहने का यही एक उपाय है। दुनिया के किसी भी व्यक्ति को तुम्हारी समस्याएं सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनकी भी अपनी समस्याएं हैं। महात्मा जी की बात सुनकर व्यक्ति के चेहरे पर संतोष और सहजता के भाव उमड़ पड़े, मानो कि उसे अपनी सभी समस्याओं से निपटने का अचूक मंत्र मिल गया है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जितनी भी समस्याएं हैं उन पे परेशान मत हो, उनकी समस्या का समाधान सोचो। थैंक यू। कहानी नंबर 3, ईमानदारी। एक राजा था, उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था। राजा के 10 बेटे थे। जब राजा बूढ़ा होने लगा तब उसने अपने सभी बेटों को बुलाया और कहा, देखो बच्चों, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और चाहता हूँ कि तुम में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी बना दो। यह बात सुनकर सभी बेटे बहुत ज़्यादा खुश हुए और खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने की कोशिश करने लगे। राजा ने कहा कि मैं तुम सबको एक काम देता हूँ, जो भी इस काम को सबसे बढ़िया तरीके से करेगा वही इस राज्य का नया राजा बनेगा। राजा ने सभी बेटों को बीज का एक एक टुकड़ा दिया और कहा, तुम सबको इस बीज को लेकर 1 साल के लिए जंगल में जाना है। वहाँ इसे एक गमले में रोपना है और देखभाल करनी है। 1 साल के बाद मैं तुमसे फिर मिलूँगा। जिसका पेड़ सबसे बड़ा होगा वही इस राज्य का नया राजा बनेगा।
उस राजा के सबसे छोटे बेटे का नाम नकुल था। नकुल भी इन सारी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। राजा ने सभी बेटों ने बीज लिया और अलग अलग दिशाओं में जंगल की ओर निकल पड़े। नकुल ने भी जंगल पहुंचकर एक गमला लिया और उसे बीज को रोप दिया। बहुत अच्छी तरह से उस बीज को रोपने, उसमें पानी देने या खाद देने पर भी उसमें एक छोटा सा ही पौधा हुआ और कुछ समय बाद वह पौधा मर जाता है। दूसरी ओर राजा के दूसरे बेटे ने बीज को रोप दिया, उसमें खाद डाली तो बीज पौधा बहुत बड़ा होने लगा, पौधे से पेड़ बनने लगा। साल भर बाद सभी बेटे फैसले के दिन जमा हुए। एक से बढ़कर एक सुंदर और मजबूत पेड़ अलग अलग गमलों में नजर आ रहे थे, लेकिन नकुल का गमला तो खाली था। सभी दरबारी नकुल के गमले की तरफ देखकर हंसने लग गए। दरबारी अन्य सभी गमलों की तारीफ के पुल बांध रहे थे। इसी बीच राजा आया। उसने सभी के गमलों को देखा और मुस्कुराने लगा। नकुल ने राजा को अपनी ओर आते देखा तो अपना गमला शर्म के मारे पीछे छुपा लिया। राजा ने उसके गमले को देखा और सभी दरबारियों की ओर मुड़कर बोला, सुनो साथियों, आपका नया राजा और मेरा उत्तराधिकारी चुन लिया गया है। सभी बेटों की धड़कनें बहुत तेज हो गई। राजा ने कहा, आज से आपके नए राजा नकुल होंगे। राजा के दूसरे सभी बेटे और दरबारी यह सुनकर हैरान रह गए। राजा ने कहा, मैंने अपने सभी बेटों को वही बीज दिया था जो बंजर था, उसमें कभी कोई पौधा या पेड़ नहीं उग सकता था। मेरे अन्य बेटों ने मुझे धोखा देने के लिए उस बीज को बदल लिया, लेकिन नकुल अपने काम के प्रति ईमानदार था और वही वास्तविकता और ईमानदारी के साथ मेरे सामने आया जो उसने हासिल किया है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कुछ भी हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, हमें हमेशा ईमानदार और सच्चे मन से कोशिश करनी चाहिए। कहानी नंबर 4। कहानी का नाम है आखिरी प्रयास। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक बहुत सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा यह सुंदर पत्थर देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान शिव की प्रतिमा का निर्माण कार्य करके उसके राज्य के मंदिर में स्थापित करने की सोची। भगवान शिव की प्रतिमा का निर्माण कार्य राज्य मंत्री को सौंप दिया गया। राज्य मंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसने वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, भगवान शिव की प्रतिमा बनवाना चाहते हैं और राज्य में स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के भीतर इस पत्थर से तुम्हें भगवान शिव की प्रतिमा का निर्माण करके राजमहल में पहुंचाना है और इसके बदले तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राएं। यह सुनकर मूर्तिकार बहुत ज़्यादा खुश हुआ और जैसे ही महामंत्री गए, महामंत्री के जाने के तुरंत उपरांत मूर्तिकार प्रतिमा निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने सारे औजार निकाल लाए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर तस से मस ना हुआ। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई बार पत्थर
पत्थर पर वार किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने की उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही अपने हाथ खींच लिए कि जब 50 बार वार करने से ही पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे कहा कि यह पत्थर तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए मैं इससे प्रतिमा नहीं बना सकता। महामंत्री को तो राजा का आदेश मानना ही था, तो वह पत्थर लेकर किसी दूसरे मूर्तिकार के पास गया। पत्थर देकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उसके हथौड़े से प्रहार शुरू किया। महामंत्री बोला, अगर आपने इस पत्थर से मूर्ति बना दी तो आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। यह बात सुनकर मूर्तिकार बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसने महामंत्री के सामने ही हथौड़े से प्रहार करना शुरू कर दिया। जैसे ही एक प्रहार किया, पत्थर टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले वाले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास कर लिया होता तो वह सफल हो जाता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। सीख। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से गुजरते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं, या कई बार हम 1 या 2 प्रयास में असफल होने के बाद प्रयास आगे नहीं करते, जबकि हो सकता है कुछ प्रयास और करने से हमारा कार्य पूर्ण हो जाता है या समस्या का समाधान हो जाता है। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी जब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, जब तक कि हम कामयाब नहीं हो जाते, हम सफल नहीं हो जाते। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच लेते हैं वही हमारा अंतिम प्रयास हो, उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, पूरे लगन से हमें आखिरी को कहानी नंबर 5, शिकंजी का स्वाद। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब भी दे रहे थे, लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोला। लेकिन जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाहर अपने कैबिन में बुलाया और पूछा, तुम हर समय उदास क्यों रहते हो? क्लास में अकेले चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है? कुछ परेशानी है क्या? सर, वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। प्रोफेसर बहुत भले इंसान थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर बुलाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुँचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाया और बिठाया। फिर स्वयं किचन की ओर चले गए और शिकंजी बनाने लगे। और उन्होंने उस शिकंजी में नमक जानबूझकर ज़्यादा डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो।
छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट पिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ? शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज़्यादा है। छात्र बोला, अरे अब तो ये बेकार हो गई, लाओ मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज़्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुन प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, ये शिकंजी तुम्हारी ज़िंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाला जा सकता, वैसे ही उन बुरे अनुभव को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का एक हिस्सा हैं, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभव को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी ही पड़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में मिठास घोलो, तुम अपने जीवन में बहुत आगे जाओ। प्रोफेसर की बात छात्र को समझ आ गई और निश्चय लिया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभव को याद करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते, कहीं न कहीं अपना भविष्य भी बिगाड़ लेते हैं। जो हुआ हो चुका, उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे बुलाया जा सकता है, और उन्हें बुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी जीवन में मिठास आएगा। बुरा हुआ सो हुआ, आगे अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को अच्छा बनाओ। धन्यवाद। कहानी नंबर 6, मुश्किलों का सामना। गांव के कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे। लड़की होकर इतने बड़े सपने, गरीबों की लड़कियां सिर्फ रसोई में काम करती हैं और वहीं अच्छी लगती हैं। लोग कहते, लेकिन रेहा की माँ हमेशा उसे हिम्मत देती और बोलती, बेटा अगर तुम हिम्मत रखोगी तो एक दिन सारी दुनिया तुम्हें सलाम करेगी, तुम एक दिन कामयाब ज़रूर होगी। ज़रूरी नहीं कि हर गरीब लड़की सिर्फ बर्तन साफ करे या घर का काम करे, अगर उसमें जुनून है तो वो बहुत कुछ कर सकती है। माँ ने उसको बहुत समझाया। रात में जब पूरा गांव सो जाता, तब रेहा लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती। कई बार पेट भूखा होता, लेकिन सपनों की आग उसे जलाए रखती। वो भूखे पेट रहकर भी पढ़ाई करती रहती, पूरी रात पढ़ती। सफलता की पहली सीढ़ी। 12वीं कक्षा में उसने पूरे ज़िले में टॉप किया, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी उसने हार नहीं मानी, तो वो सुबह सुबह अखबार बांटने लगी, शाम को बच्चों को ट्यूशन कराने लगी और खुद भी पढ़ाई जारी रखी। उनका जीवन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन गांव के शिक्षक ने उसकी मेहनत देखी और उसकी मदद करने के लिए आ गया। उन्होंने रेहा की कॉलेज की फीस भरने में मदद की। रेहा ने आगे एडमिशन लिया और भी ज़्यादा मेहनत की, और सरकारी कॉलेज में भी उन्होंने टॉप किया। कॉलेज के साथ साथ वो पुराने मैगजीन्स लेकर आती, साथ साथ पढ़ाई करने लगी, यूपीएससी की तैयारी करने लगी। जैसे ही उन्होंने ग्रेजुएशन की, उन्होंने यूपीएससी का पेपर दिया और वो उसमें कामयाब हो गई और वो आईएएस बन गई। अब वो एक आईएएस अफसर बन गई थी। आज वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, जब वो गांव में आई तो सब ने
पूरे गांव ने उसका बहुत ज़्यादा स्वागत किया, उसे सलाम करते। रेहा अपने गांव लौटी तो उसकी आंखों में आंसू थे, गर्व और खुशी के। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला ताकि कोई और लड़की पैसे की वजह से अपने सपने ना छोड़े। उन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाया, गरीब लोगों की मदद की और एक खुशहाल जिंदगी जीने लगी। शिक्षा, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? अगर हौसला मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। गरीबी, समाज के ताने, संसाधनों की कमी, सब कुछ कोई भी नहीं हरा सकता। अगर आपके अंदर मेहनत और आत्मविश्वास की रोशनी जल रही है तो कोई आपको हरा नहीं सकता। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। अगर वो उस टाइम हार मान लेती तो शायद वो एक IAS ऑफिसर नहीं होती, और आज वो इतने लड़कियों की मदद नहीं कर रही होती। तो अपने सपनों को कभी मत छोड़ें। संसाधनों की कमी है, फिर भी अपना जुनून को कारगर रखें। थैंक यू। कहानी नंबर 7, सफलता की चाबी। अजय एक छोटा सा लड़का था जो एक गांव में रहता था। उसका सपना था कि वह एक बड़ा बिजनेसमैन बने, लेकिन उसकी गरीबी सबसे बड़ी चुनौती थी। उसके पिता एक किसान थे और घर में इतनी तंगी थी कि कई बार भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। तो ऐसे उसमें बिजनेस के बारे में कैसे ही कोई सोच सकता है। परंतु फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनका संघर्ष की शुरुआत। अजय को पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन स्कूल जाने के लिए न तो किताबें थी और न ही अच्छे कपड़े थे। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। इस गरीब के लड़के को बिजनेस करने का सपना आ रहा है, ये देखो एक बिजनेसमैन बनेगा, और उस पर बहुत ज़्यादा ताने मारते और लोग हंसते रहते थे। लेकिन अजय ने मन ही मन ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगा। वह दिन भर स्कूल जाता और शाम को चाय की दुकान पर काम करता। वहाँ बैठकर वह लोगों की बातें सुनता और बिजनेस की बारीकियों को समझने की कोशिश करता। जितने भी बड़े बड़े लोग आते थे उनके पास बैठ जाता और उनकी बातें सुनता। उनका पहला कदम। एक दिन अजय ने अपनी छोटी सी बचत से कुछ पेन और कॉपी खरीदी और स्कूल के बाहर बेचने लगा। धीरे धीरे उसने अपने बिजनेस को बढ़ाया। गांव में एक छोटी सी स्टेशनरी की दुकान खोल ली। कुछ सालों में उसकी मेहनत रंग लाई। उसने शहर जाकर बिजनेस की पढ़ाई की और अपने ज्ञान से एक बड़ी कंपनी की शुरुआत की। आज उसकी कंपनी करोड़ों की है और वह हजारों लोगों को नौकरी दे रहा है और वो एक बहुत सफल बिजनेसमैन बन गया है। संदेश। इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? अगर मेहनत और आत्मविश्वास हो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। संसाधनों की कमी कभी भी आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। हाँ, दुखी कर सकती है, परंतु आपको हरा नहीं सकती। अगर आपके अंदर सच्ची लगन और कड़ी मेहनत करने की हिम्मत हो तो आपकी सफलता उतनी ही शानदार होगी। थैंक यू। कहानी नंबर 8। आज हम मोटिवेशनल स्टोरीज में रतन टाटा जी के बारे में बात करने वाले हैं। उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। रतन टाटा की सफलता की कहानी प्रेरणा और नेतृत्व का एक अद्वितीय उदाहरण है। उनका जीवन संघर्ष, ईमानदारी और दूरदृष्टि से भरा हुआ है। आइए उनकी कहानी को विस्तार से समझते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को भारत की प्रमुख उद्योगपति टाटा परिवार में हुआ था। जब वे छोटे थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया था। रतन टाटा की शुरुआत की पढ़ाई
बम्बई में हुई और बाद में वो अमेरिका चले गए। उन्होंने वहाँ आर्टिकल्चर की पढ़ाई की, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। उन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई की। कैरियर की शुरुआत रतन टाटा ने 1961 में टाटा समूह में शामिल होकर अपने कैरियर की शुरुआत की। शुरुआती दिनों में उन्होंने टाटा स्टील की जमशेदपुर फैक्ट्री में काम किया। वहाँ उन्होंने मजदूरों के साथ काम करके जमीन से जुड़े अनुभव को हासिल किया। रतन टाटा 1991 में टाटा समूह के अध्यक्ष बने। उन्होंने नेतृत्व में टाटा समूह के कई नए क्षेत्रों में कदम रखा। उन्होंने टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टीसीएस और टाटा पावर जैसी कंपनियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने टाटा इंडिका, भारत की पहली स्वदेशी कार, और टाटा नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती कार जैसी परियोजनाओं का नेतृत्व किया। 2008 में रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनी जैगवार और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया, जो उनकी दूरदृष्टि और महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। चुनौतीपूर्ण निर्णय और मानवीय दूरदर्शी हुआ। रतन टाटा ने कई बड़े चुनौतीपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनमें से कई विदेशी अधिग्रहण भी शामिल हैं। उन्होंने 2007 में टाटा स्टील के जरिए ब्रिटिश स्टील कंपनी कोर्स का अधिग्रहण किया, जो उस समय भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अधिग्रहण था। हालांकि उनके लिए लाभ कमाना महत्वपूर्ण था, रतन टाटा हमेशा समाज और कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता देते थे। भले ही वो धन कमाने की इच्छुक थे, परंतु सबसे पहले वो अपने देश के लिए खड़े रहते थे। उन्होंने परोपकार और समाज सेवा में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में काम किया। हमारे देश में जैसे ही कोई विघ्न आता, बाधाएं आती, तो वो हमेशा देश का सपोर्ट करते, हमेशा ही गरीबों की मदद करते, हमेशा ही एक बहुत खुश मिजाज और दूसरों की मदद करने वाले इंसान थे। रिटायरमेंट और परोपकार 2012 में रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष पद से रिटायरमेंट ले ली, लेकिन वे अब भी समूह के मानद अध्यक्ष बने हुए थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने परोपकारी कार्यों पर और अधिक ध्यान केंद्रित किया। वे शिक्षा, चिकित्सा, समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय रूप से जुड़े रहते थे। रतन टाटा को उनकी उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने 2000 में पद्म भूषण, 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उनका नाम न केवल भारत बल्कि विदेश में भी एक नैतिक दूरदर्शी उद्योगपति के रूप में जाना जाता है। हमारे देश में उद्योगपतियों की कमी नहीं है, बहुत सारे उद्योगपति हैं, परंतु रतन टाटा ने अपना उद्योगपति के साथ साथ अपना एक अलग लोगों के दिलों में जगह की है। रतन टाटा की सफलता की कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि दृष्टिकोण ईमानदार और समाज के प्रति जिम्मेदारी के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि पैसा ही सब कुछ हो, पैसे के साथ साथ इंसानियत और लोगों के दिलों में राज करना कोई रतन टाटा से सीखे। धन्यवाद। कहानी नंबर 9, तजुर्बा। तजुर्बा किस प्रकार हमारी गलती को कम कर देता है और हमें विशिष्ट लोगों की श्रेणियों में लाकर खड़ा कर देता है, इसे हम इस कहानी के माध्यम से सीखेंगे। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा समुद्री जहाज पर्यटकों को लेकर एक सफ़र पर निकला था। कुछ समुद्री मील यात्रा दूर करने के बाद अचानक जहाज का इंजन खराब हो गया। कैप्टन और वहाँ मौजूद इंजीनियरों ने इंजन को ठीक करने की काफ़ी कोशिश की, परंतु इंजन ठीक नहीं हो रहा था।
तब कैप्टन ने बंदरगाह कार्यालय से संपर्क किया। बंदरगाह से कुछ इंजीनियरों को हेलीकॉप्टर में भेजा गया। वे लोग आते ही इंजन की मरम्मत में जुट गए। काफ़ी समय हो गया, परंतु उन लोगों ने भी कुछ मदद नहीं कर पाए। काफ़ी मशक्क़त के बाद भी इंजन ठीक नहीं हुआ। जहाज़ के यात्रियों का सब्र का बांध टूट गया और वो परेशान होकर बार बार कैप्टन से आकर पूछने लगे, ठीक हुआ क्या? ठीक हुआ? अब कैप्टन सोच में पड़ गए कि अब क्या करें, ये अब कैसे ठीक होगा। तभी यात्रियों में से किसी एक ने कहा, हे इंजीनियर, अगर उसे बुला जाए तो वो ठीक कर सकता है। आखिरकार थक हार कर कैप्टन ने उस इंजीनियर को बुलाने की सोची। लाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया। कुछ देर बाद वो इंजीनियर आया और वो अपने हाथ में एक छोटा सा टूल बॉक्स लेकर इंजन की तरफ बढ़ा। बाकी के इंजीनियर और नए नए इंजीनियर के पीछे पीछे वो सब देखना चाहते थे कि ये नया इंजीनियर क्या करेगा, जो लोग हम नहीं कर पाएंगे। खैर, नया इंजीनियर चलते चलते इंजन के पास गया और वहाँ रुक गया। उसने अपने टूल से एक जगह ठक ठक किया और एक स्क्रू टाइट किया और कैप्टन को कहा कि इंजन को स्टार्ट करें। कैप्टन ने इंजन स्टार्ट किया और वो स्टार्ट हो गया। कैप्टन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और साथ ही वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि नया इंजीनियर आखिर है कौन और कौन सा स्क्रू टाइट किया। कैप्टन उस इंजीनियर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ तो पूछा, आपका बिल क्या है? इंजीनियर ने कहा 10,000 रुपये। कैप्टन सरप्राइज होकर बोला, एक स्क्रू टाइट करने के 10,000 रुपये? इंजीनियर ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं भाई, स्क्रू टाइट करने के तो केवल 100 ही रुपये हैं, बाकी 9,990 रुपये ये जानने के लिए स्क्रू कहाँ टाइट करना है। कैप्टन जवाब सुनकर सुन रह गया और उन्होंने रुपये भेज दिए। तो इसे कहते हैं तजुर्बा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? एक तजुर्बा हमेशा हमें बहुत आगे तक पहुँचाता है। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़कर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता है। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल भी किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल में भेज दिया गया। वह आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसको समझ में नहीं आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बन जाता था। सभी उसका मजाक उड़ाते थे। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिरकार हार मान ली और बोले, बेटा, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए, अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद ना करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में थोड़ी मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद मिर्दा मेरी किस्मत में ही नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूरी पर कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह उसके पास गया। वहाँ पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा कि यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए, यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से इस ठोस पत्थर पर ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल सी रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से विद्या ग्रहण क्यों नहीं हो सकती। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल गया
और बहुत कड़ी मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद एक मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना और उन्होंने बहुत सारी रचनाओं की, बहुत सारी महान काम किए। थैंक यू।